हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसके पास 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति है, अब भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की। यह कंपनी इतनी बड़ी है कि इसका एयूएम भारत की जीडीपी से 2.7 गुना बड़ा है और ब्राज़ील की जीडीपी से 4.8 गुना बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह भारत के लिए एक अवसर है या फिर एक बड़ा खतरा? क्या ब्लैक रॉक की एंट्री से हमारे स्टॉक मार्केट में भूचाल आएगा? क्या हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा? और क्या यह भारत को वैश्विक वित्तीय महाशक्ति बना देगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ब्लैक रॉक की एंट्री से आपके पोर्टफोलियो, नौकरी और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्लैक रॉक का वैश्विक प्रभाव और इससे क्यों चिंतित हैं विश्व के देश। तो इसका आकार की तुलना की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक का एक सिर्फ कंपनी नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति है। इसका एयूएम वर्तमान में 11 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का हो गया है, जो भारत की जीडीपी जो वर्तमान में 4 ट्रिलियन मान सकते हैं, उससे 2.7x बड़ा है, मतलब 2.7 गुना बड़ा है। और जर्मनी की जीडीपी से 2.3 गुना बड़ा है और ब्राज़ील की जीडीपी से 4.8 गुना बड़ा है। यह अकेले एस.एम.पी 500 की कुल मार्केट कैप का 40 ट्रिलियन यानी कि 25% रखता है। जो एस.एम.पी 500 का कुल मार्केट कैप है, मतलब उसका 25% भाग 40 ट्रिलियन के समथिंग, 40 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग इसी इसी के अंदर है। लेकिन ब्लैक रॉक की असली ताकत इसका अलादीन सिस्टम है। अब यह सिस्टम, इसका वर्चस्व समझ लीजिए। यह सिस्टम 21 ट्रिलियन से अधिक की संपत्तियों को मॉनिटर करता है, जो 200 प्लस वैश्विक संस्थानों, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। 2021 में अलादीन ने प्रतिदिन 2 मिलियन रिस्क मॉडल चलाए, जो बाजार के 90% उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। अगर आप वैश्विक उदाहरणों पर नजर डालें तो ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन ने 2020 में यूक्रेन की 17 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि, जो यूक्रेन देश की 40% भूमि का हिस्सा थी, में निवेश के लिए एक फंड बनाया, जो संसाधन नियंत्रण की रणनीति को उजागर करता है। आगे बढ़िए तो जापान में 2020 में ब्लैक रॉक ने जापान की सरकारी पेंशन फंड जीपीआईएफ का, मतलब जो उसका फंड है 1.6 ट्रिलियन डॉलर, उसका एयूएम को ईएसजी निवेश में बदलने में मदद की, जिससे देश की औद्योगिक नीतियां प्रभावित हुई। तो ये इनका प्रभाव रहता है। तो क्या भारत भी इसी तरह के प्रभाव का सामना करेगा? चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के लिए जोखिम की बात करते हैं। तो भारत के लिए ब्लैक रॉक की एंट्री कई जोखिम लेकर आती है। पहला जोखिम क्या है? बाजार की अस्थिरता और छोटे निवेशकों पर प्रभाव। इसमें एचएफटी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग में देखते हैं। तो भारत में 50% से अधिक इक्विटी ट्रेडर्स एल्गोरिथमिक हैं। 2022 एनएससी के डेटा के अनुसार ब्लैक रॉक की एंट्री से यह हिस्सा 70% हो सकता है, जिससे रिटेल निवेशकों को मुनाफा कम होगा। उदाहरण के लिए 2020 में अमेरिका में मेम स्टॉक एक स्टॉक था, में ब्लैक रॉक जैसे संस्थानों ने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के माध्यम से बाजार को प्रभावित किया। तो ये एक अमेरिका में इन्होंने पहले ऐसा कर दिया है और ऐसा ये भारत में भी कर सकते हैं। अब सेंसेक्स पर प्रभाव देखिए। ब्लैक रॉक भारत के टॉप 50 कंपनियों यानी कि निफ्टी 50 में बड़े हिस्सेदारी ले सकता है। उदाहरण के लिए 2023 में उसने इन्फोसिस में 5.2% और एचडीएफसी के बैंक में 4.8% शेयर खरीदे थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा बड़ा जोखिम क्या है। दूसरा बड़ा जोखिम है डेटा सुरक्षा और एआई का खतरा। जियो और ब्लैक रॉक पार्टनरशिप के तहत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 50 करोड़ प्लस यूजर्स के डेटा, भुगतान, खरीदारी और बैंकिंग का डेटा को अलादीन सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, जिससे भारतीयों की वित्तीय प्रोफाइल वैश्विक बाजारों में इस्तेमाल हो सकती है। उदाहरण आपको अगर ध्यान होगा तो 2018 के फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में 87 मिलियन यूजर का डेटा लीक हुआ था, ये आपको ध्यान होगा। तो इसी तरह भारत का भी हो सकता है। अब तीसरा जोखिम है राजनीतिक प्रभाव। इसमें है ईएसजी एजेंडा। ब्लैक रॉक ने 2020 में नेट जीरो पहल की घोषणा की, जिसके तहत उसने कोयला कंपनियों में निवेश बंद कर दिया। भारत में यह एनटीपीसी और कोल इंडिया जैसी पीएसयू के शेयर को प्रभावित कर सकता है।
यूरोप में इसका भी एक उदाहरण है। यूरोप में ब्लैक रॉक ने सेल और बीपी जैसी कंपनियों के बोर्ड में ईएसजी एक्टिविस्ट्स को नियुक्त किया है, जो उनके राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है। अब भारत के लिए इसमें अवसर क्या है, लेकिन तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक की एंट्री सिर्फ जोखिम नहीं लेकर आती, यह भारत के लिए बड़े अवसर भी लेकर आती है। पहला अवसर है पूंजी प्रवाह और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट। यहाँ पे आप गिफ्ट सिटी के लिए भी बूस्ट देख सकते हैं कैसे। 2025 तक गिफ्ट सिटी का लक्ष्य $500 बिलियन का लेन देन और 1 लाख प्लस नौकरियां देना है। ब्लैक रॉक जैसे संस्थानों ने यहाँ पर 20 से $30 बिलियन एफडीआई आ सकती है ब्लैक रॉक के थ्रू। उदाहरण देखिए, सिंगापुर के एशियाई डॉलर मार्केट ने 1970 में वैश्विक बैंकों को आकर्षित करके खुद को वित्तीय हब बनाया, यही तरह बनाया था। फिर म्यूचुअल फंड उद्योग का विस्तार। भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग अभी वर्तमान में $500 बिलियन का है, जो 2027 तक $1 ट्रिलियन का तक पहुंच सकता है। ब्लैक रॉक की एंट्री से एसआईपी निवेशकों को वैश्विक स्तर के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा और बेहतर रिटर्न मिलेगा। साथ में कई सारे वैकल्पिक और साधन मिलेंगे। अब दूसरा अवसर जो है वो तकनीकी सहयोग, एआई और ब्लॉकचेन में है। तो ब्लैक रॉक ने 2021 में $1.2 बिलियन एआई स्टार्टअप एडेप्ट एआई में निवेश किया। भारत में इसका उपयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट सिटीज में हो सकता है। जियो के साथ मिलकर भारत का पहला डिजिटल रुपया आधारित ईटीएफ लॉन्च हो सकता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो तीसरा बड़ा अवसर है कि रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। ब्लैक रॉक भारत में 1200 प्लस हायरिंग कर सकता है, जिससे फिनटेक और एआई नौकरियों में भारतीय युवाओं को $100K प्लस की सैलरी पैकेज दे सकती है, जो आज का औसत है $15,000 से 6 गुना अधिक है। इसका उदाहरण देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 50,000 प्लस हायर किए थे एम्प्लॉई, जिससे बेंगलुरु और हैदराबाद टीयर 2 शहरों में टेक हब बन सके। आज जो आईटी हब बोला जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी वहाँ कंपनियां आई तब इसके बाद बना। क्या होता है, जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो छोटी कंपनियां भी उनके प्रोडक्ट उनसे काम करती हैं, उनसे जुड़े हुए काम करती हैं, और फिर एक जो यहाँ लोग काम करते हैं उनको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। तो इस तरह भारत को इसमें फायदा मिल सकता है। अब भारत सरकार के लिए चुनौतियों और समाधान की बात करते हैं। तो सरकार के लिए ब्लैक रॉक की एंट्री एक बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती नियामक ढांचे को मजबूत करना, सेबी को अपग्रेड करने की जरूरत है। अमेरिका की एसईसी और ईयू की एमआईएफआईडी की तर्ज पर भारत को रियल टाइम ट्रेडिंग डेटा मॉनिटर सिस्टम बनाना चाहिए, सेबी को। फिर एचएफटी पर टैक्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग पर टैक्स 2021। इसमें क्या है कि टैक्स लगाने से स्थिरता कम हो सकती है अपने बाजार में, जो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी इनके आने से। इसका उदाहरण है 2021 में इटली ने एचएफटी जो ट्रेडर्स थे उन पर 0.02% का टैक्स लगाया, जिसमें अस्थिरता 15% मार्केट में कम हुई थी। फिर दूसरी चुनौती है डेटा स्थानीयकरण। आरबीआई के 2018 के नियमों के अनुसार वित्तीय डेटा भारत के सर्वरों में स्टोर होना चाहिए। ब्लैक रॉक को भी अलादीन सिस्टम का लोकल वर्जन बनाना अनिवार्य करें और यहीं पे डेटा भारतीयों को स्थानांतरित हो। तीसरा समाधान है वैकल्पिक निवेश के मॉडल को बढ़ाना, स्वदेशी ईटीएफ्स और सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स को बढ़ावा देना। एसबीआई और एलआईसी मिलकर भारत ईएसजी ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं, जो एमएसएमईज और ग्रीन एनर्जी में निवेश करें। इसका भी उदाहरण है नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है $1.4 ट्रिलियन का। इसने केवल ईएसजी अनुपालन कंपनियों में निवेश किया है, सॉवरेन वेल्थ फंड जो इसका है। तो उससे वोलेटिलिटी भी कम होती है और बाजार के लॉन्ग रन के लिए अच्छा भी रहता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि दीर्घकालिक परिदृश्य भारत के लिए क्या हो सकता है। देखिए, 2030 तक भारत की जीडीपी में जो सकारात्मक पहलू हैं, 2030 तक भारत की जीडीपी में $1 ट्रिलियन की वृद्धि ब्लैक रॉक जैसे संस्थानों के एफडीआई बढ़ने से होगी, जिससे 5 लाख प्लस हाई स्किल नौकरियां एआई, डेटा साइंस और फिनटेक में बढ़ोतरी होगी। लेकिन नकारात्मक पहलू भी है, भारतीय कंपनियों का विदेशी अधिग्रहण बढ़ सकता है। आप इसको उदाहरण से देखिए, 2010 से 20 के दौरान अमेरिकी फर्मों ने भारत की 8000 प्लस स्टार्टअप्स खरीदी, जिसमें बौद्धिक संपदा का नुकसान हुआ। फिर क्रिप्टो करेंसी का विनियमन, यह एक बड़ी चुनौती है। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ से भारत के क्रिप्टो अपनाने की दर बढ़ सकती है, जो आरबीआई की डिजिटल रुपया को चुनौती देगा। तो यहाँ पे ये इतने सकारात्मक पहलू हुए और साथ में नकारात्मक पहलू हुए। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि संतुलन की जरूरत क्या है। तो ब्लैक रॉक की एंट्री भारत के लिए एक विनियम या ट्रेड ऑफ है। इसके फायदे हैं जैसे पूंजी, तकनीकी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सुरक्षित, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे डेटा सुरक्षा, बाजार नियंत्रण और राजनीतिक दबाव। इसका समाधान है संतुलन बनाना।
सरकार को डेटा स्थानीयकरण, एचएफटी पर टैक्स और स्वदेशी ईएसजी फंड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। निवेशक जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, सेंसेक्स आधारित ईटीएफ, निफ्टी 50, सोना और रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएं। और जो युवा हैं, जो मतलब अभी 21-22 साल के हैं, वो एआई फिनटेक स्किल्स सीखकर ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों में अवसर के लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हमने तो ऑलरेडी अपने इसमें एकदम सेफ स्ट्रेटजी बताई है कि आपको कहाँ पे शेयर्स खरीदना है, अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, किन शेयर्स में खरीदना है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, कई सारे हमने तरीके बताए हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इंडेक्स भी बताए हैं कि आप शेयर से अच्छा इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि एक शेयर नहीं होता, कई सारे शेयर्स होते हैं। ऐसे इंडेक्स हैं जिनमें 500-500 शेयर्स हैं, 100 शेयर हैं, 200-200 शेयर्स हैं, तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। वो उससे ज़्यादा सेफ रहते हैं एक उससे, और उसमें हमेशा हर महीने चेंजिंग तो होती ही है। फिर हमने आपको बताया कि आप गोल्ड और सिल्वर में भी कैसे अपना इसमें शेयर मार्केट में रख सकते हैं, तो आप पुराने हमारे वीडियो जाके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप, जैसे जियो और इसका आने वाला है, तो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक भूचाल तो आने वाला है, क्योंकि जियो सबसे बड़ी मतलब रिलायंस अपने यहाँ की, और वहाँ की ब्लैक रॉक, तो अब ये दोनों लाएंगे, क्योंकि भारत में क्या है, हर महीने 40 से 50 हज़ार वो जाता है, अपना एसआईपी अमाउंट जा रहा है। तो उनको दिख रहा है यहाँ भारत में पैसा, सब भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इतना पैसा तो हर महीने भारत के मार्केट में आ रहा है। तो आप भी सही नॉलेज लेके प्रॉपर स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करिए और हमारे वीडियो देखिए। तो दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक एकीकरण के बीच में संतुलन अपनाना होगा। तो क्या ब्लैक रॉक भारत के लिए अवसर है या जोखिम? जवाब आपके हाथ में है। समझ में आया दोस्तों? मैंने एक बार फिर बताया, इस रणनीतिक समय में भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकीकरण के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट में बताएं कि क्या ब्लैक रॉक की एंट्री को कैसे देखते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, एक ये भी याद रखिएगा कि जीवन में सही सलाह या तो आपका भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो हमसे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।